इस वीडियो में हम सीएपीएफ एसी 2022 में जो स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं, खास करके हिंदी माध्यम वाले, तो हिंदी माध्यम का कुछ ऐसे का सैंपल इसमें आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। इस वीडियो में हम 3 स्टूडेंट्स का सैंपल आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था और मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि जितना हिंदी माध्यम में कुछ चीजें प्रेजेंट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैं प्रेजेंट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट। अब हिंदी माध्यम का टाइप करना एंड ऑल एक थोड़ा सा मोर चैलेंजिंग होता है। इंग्लिश माध्यम वाला में, इंग्लिश मीडियम वाला में लिटिल इजी होता है चीज़ों को करना। तो लेकिन जो भी हिंदी माध्यम से हो तो वो भाग नहीं सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे देखो, जितने भी क्वेश्चन पेपर में देता हूँ तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता हूँ, जो जिसकी जरूरत है। पेपर 1 है तो पेपर 1 में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। नो डाउट चैलेंजिंग होता है, बट मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन जो सेकेंड पेपर है उसमें जो ऐसे है, मैं सॉल्यूशंस भी, फॉर एग्जांपल जो टेस्ट हमारे दे रहे हो, तो मैं मानता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं हिंदी में सैंपल ऐसे आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो 3 स्टूडेंट का मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको देखोगे। इसका जो पीडीएफ होगा वो इवनिंग में आपको केन स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप उसमें इसको डिटेल में देखोगे, समझोगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम इसमें से डिस्कस करेंगे और वो दिखाते भी हैं। एक चीज हमेशा मान लो, हिंदी में माध्यम से जब भी हो तो 2 चीजों को छोड़ दो। एक बेचारगी अपने को दिखाना, और दूसरा ये कि हम विक्टिम हैं, कि हम पीड़ित हैं। कोई स्टूडेंट, जैसे रिसेंटली कल एक स्टूडेंट हमसे बोला कि सर, ये एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ कि उसने बोला, सर हिंदी माध्यम वाले को यूपीएससी कम मार्क्स देती है। तो ये उसको ये पूछना चाहिए था ना कि क्या कम देती है या। तो मैंने बोला कि ये क्या अभी यूपीएससी ने तुम्हें मेल किया है या बताया है? आप ये जोड़ दे करके बोलते हो यूपीएससी को, इंटर ये यूपीएससी वाले जो हैं एक तरह से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को कम मार्क्स देती है। तो मैंने बोला, क्या यूपीएससी ने आरटीआई के रिप्लाई में या फिर तुमको मेल किया है? तो बोला, नहीं, मेरे एक दोस्त बोल रहे थे। अब बोला कि मेरे दोस्त ने 300 समथिंग मार्क्स प्राप्त किए। मैंने बोला, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो अच्छे प्राप्त लिखे, उसके बाद कुछ लोगों को 300 भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो बोलेंगे कि इंग्लिश मीडियम वालों के साथ बायस कर रहे हैं। डियर, ये चीज भूल जाओ आपकी। तो न तो आप अपने को विक्टिम मानो कि हम पीड़ित हैं, और ये न तो ये मानो कि हम बेचारे हैं। तो आप न तो बेचारे हो और न पीड़ित हो। आप जो हो वो उसको शो करो। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी मीडियम में आप हो, क्या पेपर 1 में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, पेपर 1 में आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर 2 में फर्क पड़ता है, नो डाउट। अब आप बेसिक 10th तक की चीजें आपको पूछ रहा है। 10th तक का ग्रामर, यदि आपको 10th समझ में नहीं आ रहा है, वो 7th क्लास के, 6th क्लास के, 4th क्लास के स्टूडेंट 10th पढ़ते हैं। यदि 10th का स्ट्रक्चर आपको नहीं आ रहा, तो यूपीएससी को आप ब्लेम ना करो, और पूरी कायनात आपके अगेंस्ट नहीं है। दिस इज ट्रूथ। यदि आप 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास का चीजों को, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्या पहली बार आपको असिस्टेंट कमांडेंट में आया? नहीं, मैं समझता हूं कि आप यदि कोई ना कोई एग्जाम दिए हो लाइफ के 10th तक, एटलीस्ट आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इन द सेंस इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहता ही है, तो आप थोड़ा पढ़े हो। और जब आप गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हो तो थोड़ा तो देख सकते हो। तो रही बात आपके, क्या है, 80 मार्क्स का डिफरेंस आपके पास ये होता है कि 80 मार्क्स सिर्फ आपके पास लैंग्वेज। अब इस वीडियो में नहीं, मैं शायद कभी आपको दिखाऊंगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सो कॉल्ड अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में होते हुए इतना ज्यादा गलतियां लिखते हो। अब आप गलती लिखते हो तो इसका मतलब आप ये चाहते हो कि मैं हिंदी माध्यम का हूं, गलत लिखूं या जो भी लिखूं, हर ऐसे में हमको 15 नंबर दे दीजिए, तो 15 15 60 हो जाएगा, और उसके बाद जो करना है कीजिए। डियर, यदि आप गलत लिखोगे तो आपको 1 नंबर भी दिया जा सकता है, 2 नंबर, 0 भी दिया जा सकता है। यूपीएससी के लिए आप वो नहीं समझती है कि आप बेचारे हो। आपकी राइटिंग है, आपसे पूछने नहीं जाएगी। आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने कंटेंट अच्छा लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, लेजिबल है, पढ़ा जा सकता है, तो वो मार्क्स मिलेगा। अब यूपीएससी आपसे क्या चाहती है? यूपीएससी को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदी के हो या इंग्लिश के हो।
हर बार देखोगे कि कुछ टाइम ऐसा होता है, बहुत लोगों का जो भी है कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट कम हुआ तो पूरे यूपीएससी को ब्लेम करने लगे। इस बार तो ठीक ठाक रिजल्ट आया है, मान के चलो जो भी। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हो सर बताइए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हुए। तो डियर ये सारी चीजें जो आरटीआई से आप पूछ सकते हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं ये क्यों ये इस पे परेशान रहूं। यदि आप चाहते हो कि उस अनुसार आरटीआई डालने के लिए तो आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो आप आरटीआई डालो उस चीज से। अब कितने लोगों को एग्जैक्ट हुआ नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि हिंदी माध्यम से स्टूडेंट ही कम फाइट कर रहे हैं, और हिंदी माध्यम से जो होते हैं वो ऑलरेडी हार माने हुए होते हैं। टेस्ट लिखने बोलो तो मेजोरिटी, मैं ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम वाले नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो फिर मैं ये दिखा कैसे रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाले लिखते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिखते हैं। जैसे ही बोला कि पैसे लगते हैं टेस्ट के तो तुरंत धाराशायी हो जाते हैं, इसमें हिंदी माध्यम वाले अधिक धाराशायी होते हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी को मजाक कर रहा हूँ या उड़ा रहा हूँ कि ये नहीं, हर की अपनी अपनी स्थिति है। लेकिन डियर आप पहले वो सोचना शुरू करो, यूपीएससी के लिए आप सेम हो। यूपीएससी के लिए ये नहीं है कि कोई डीपीएस का स्टूडेंट है तो लिखा हुआ है कि ये डीपीएस का स्टूडेंट है इसको मार्क्स दे दो, और कोई सरकारी स्कूल का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सरकारी स्कूल से हो, प्राइवेट स्कूल से हो, ब्रांडेड स्कूल से हो, इंटरनेशनल स्कूल से हो, या फिर गांव में बोरा बिछा करके बैठे हो। मैं उस स्कूल में अपने लाइफ का स्टडी किया हूँ, जब मैं अपने एक तरह से ना बैठने के लिए अपनी चटाई बोरे जो भी लेकर के जाता था, वहां बैठता था, जूट बैग या जो भी है उस पर बैठता था, बस को किताब को उसी में लपेटता था और आ जाता था। जब मैंने लाइफ में स्टार्ट किया, फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, तो जो भी धीरे धीरे फिर मुझे बहुत सारी समस्याएं, तो मैंने सीखा उस चीज को। आप ये करो, यूपीएससी आपसे चाहती है ऐसे यदि आप लिखते हो तो 3 कंपोनेंट आपका ऐसे का है कि इंट्रोडक्शन, और मेन बॉडी, और कंक्लूजन। ये 3 पार्ट आपसे आपके ऐसे में होना चाहिए। इन नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका 10 से 20% वेटेज, यानी कि 10 to 20% वर्ड्स को इंट्रोडक्शन में करोगे, और 10 to 20% आप कंक्लूजन में दोगे। अब बाकी जो बच गया, मान के चलो इसमें 10-10 रखते हो तो 80% यहां हो गया, 20 रखते हो या 10 रखते हो तो 70% हो गया, 20-20 सपोज रखते हो तो 60, यानी कि 60 से लेकर के 80% तक जो है मेन बॉडी में दोगे। अब एक अच्छा एसे क्या यूपीएससी चाहती है, यूपीएससी देखो बोलती है कि जो आप ऐसे लिखते हो, मेयर कंटेंट विल नॉट फेच यू मार्क्स। सिर्फ आप कंटेंट को हेयर एंड देयर लिख दो तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब जैसे आप कहीं खाना खाने जाते हो तो पहले आपको क्या करें कि जो डेजर्ट आपको या जूस पहले आपको पिला दे, उसके बाद बोले कि वेजिटेबल आ गया है खाइए, फिर बोलेगा कि रोटी अंतिम में देंगे, तो आप उसको रोटी को नमक के साथ भी आप खा सकते हैं, या रोटी चिबा चिबा करके पानी पीजिए, क्योंकि सब्जी वगैरह तो आप ऑलरेडी खाए हुए हैं और अंदर वो पेट में मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है वो सही है? नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ जो है कंटेंट तो आपका जरूरी है, कंटेंट जरूरी है, उसके बाद क्या है, वो कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को ओपन करते हो कि हम ये टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं। तो आइदर क्या कर सकते हो, किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, किसी डेटा से स्टार्ट कर सकते हो, किसी न्यूज का कोई आर्टिकल है, मैटर है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई भी चीज से स्टार्ट कर सकते हो। अब रही बात स्टोरी, स्टोरी आपके जो ऐसे होते हैं ओनली 300 वर्ड्स के होते हैं, तो मैं समझता हूं कि 300 वर्ड्स के ऐसे में स्टोरी ज्यादा कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वर्ड्स भी देखना है। अब कोई एक स्टोरी लिखने लगोगे तो उस स्टोरी को जब तक जस्टिफाई नहीं करते हो किसी चीज को, यहाँ यूपीएससी ये चाहती है कि आप किसी भी चीज को जस्टिफिकेशन दो। जस्टिफिकेशन यदि आपको मिल रहा है, ओके, तो जस्टिफिकेशन यदि है तो दैट्स फाइन, आपको ये अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करें। इंट्रोडक्शन में ही कोई भी, मान के चलो कि टॉपिक को थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए कि क्या टॉपिक पे स्टूडेंट ने लिखा है, तो तीनों कंपोनेंट में आपके टॉपिक की झलक मिलनी चाहिए कि ये टॉपिक एक्चुअल में पूछा गया है। बहुत स्टूडेंट्स को देखोगे वो कि टॉपिक को रीइटरेट करते हैं, रीइटरेट इन द सेंस कि डिफरेंट फॉर्म के थ्रू, कि हाँ अब सोशल इशू को लिख रहे हैं तो सोशल इशू के थ्रू हमने टॉपिक को रीइटरेट किया।
फिर यदि इकोनॉमिक इशू से लिख रहे हैं तो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बड़े ऐसे होते हैं ना, 1200 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, मान के चलो कि पहले किसी समय 2000 वर्ड्स भी एक तरह से एक ऐसे में लिखना सिविल्स में आ रहा था, या आपके ही असिस्टेंट कमांडेंट में 800 वर्ड्स के ऐसे लिखने आते थे, वो भी मैंने लिखा है। तो जब 800 वर्ड्स के तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है, 300 वर्ड्स में आप स्टोरी से नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो अब आपने स्टोरी जो ये आइदर कोटेशन या कोई स्टेटमेंट या डेटा या कुछ भी फैक्ट फाइंडिंग उससे स्टार्ट किया, तो आपका झलक जो है इंट्रोडक्शन में मिलना चाहिए कि हाँ ये ऐसे लिखा गया है। फिर मेन बॉडी में आप उसको एक्सप्लेन करोगे डिफरेंट डायमेंशंस को लेकर के। अब कुछ टॉपिक जो जनरल में नहीं हमको आता है तो पेस्टल एनालिसिस करते हो, पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन डायमेंशंस में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन 3-4 डायमेंशंस जो कवर होता है उसको करना है। फिर आपको क्या करना है कि कंक्लूड करना है। कंक्लूड करना है तो आइदर कंक्लूड में वे फॉरवर्ड दोगे कि हाँ फ्यूचर में ये चीज और होना चाहिए तो चीजें अच्छी हो सकती है, या फिर आप उसको ये प्रेजेंट करो कि ये चीज है, लेकिन कंक्लूजन वही नहीं होगा जो इंट्रोडक्शन होगा, और सेम भी नहीं होगा जो मेन बॉडी में आपने लिखा है। तो वो को ध्यान रखना है। एक अच्छे निबंध में होना क्या चाहिए कि आप एक तो सबसे पहली बात है रीडेबल होना चाहिए प्रॉपर। ऐसे को कोई भी ऐसे हो तो वो पढ़ सके, ऐसा ना लिखो कि आप खुद बहुत बार मैं स्टूडेंट को जैसे फीडबैक देता हूँ तो बहुत बार स्टूडेंट को मैं ट्राई करता हूँ कि एक तो मैंने कॉपी पर लिख करके दे दिया कि हाँ ये आपकी समस्याएं हैं, ये आपके इशू हैं। उसके बाद सम टाइम मैं कॉल करता हूँ इन द सेंस, या मैं स्टूडेंट को टाइम देता हूँ कि इस टाइम पे आप कॉल करोगे, मैं चीज़ों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। तो बहुत बार मुझे है स्टूडेंट से पूछना पड़ता है कि डियर ये तो मैंने कॉपी चेक कर दिया, नो डाउट, जो मेरी समझ थी उस आधार पे, क्योंकि एग्जामिनर भी तो वही चीज करेगा ना कि एग्जामिनर को जो समझ में आएगा। अब वो फोन करके नहीं ना पूछेगा कि हाँ सर मैडम आपने क्या लिखा है, एक्चुअली मैं मार्क्स देने के लिए सोच रहा हूँ तो ये मुझे पता चल जाता है कि ये वर्ड क्या है तब मार्क्स, ऐसा तो होगा नहीं। वो एग्जामिनर को जो समझ में आएगा और वो देगा। और ये इन नंबर ऑफ पीपल से जो भी है मैंने पूछा, जो कॉपी चेक करते हैं डिफरेंट या तो कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेज में या जनरली डिग्री कॉलेज में या फिर और अदर जगह। तो नॉर्मल क्या होता है डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ लेकिन वहां भी जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलेगा, भले उसकी कंटेंट शायद, क्योंकि डिग्री कॉलेज वगैरह में या फिर 10th में 12th में बहुत जगह जो होता है, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां बहुत मायने नहीं रखता, चलो ठीक है, लेकिन वहां भी हैंड राइटिंग का अपना इंपॉर्टेंस है। तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अब एक्सेलेंट नहीं होनी चाहिए लेकिन रीडेबल होना चाहिए, कि वो विदाउट एक तरह से उसका दिमाग खराब हुए, जैसे मैं खुद ही कभी कभी कॉपी चेक करता हूँ ना तो सर दर्द करने लगता है, रियली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब पता नहीं चल रहा है कि क्या उसने लिखा है। ये ऐसा नहीं है ये हिंदी माध्यम, ये इसमें माध्यम इंडिपेंडेंट है, मीडियम इंडिपेंडेंट है, ये दोनों मीडियम में किसी भी मीडियम में ये सिचुएशन होता है। तो सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, हाँ अच्छी हैंड राइटिंग है तो आपको एक नंबर ज्यादा मिलेगा। दूसरा क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट इतना ज्यादा करते हैं, कभी कभी मैं स्टूडेंट को गुस्से में बोलता भी हूँ कि डियर तुम 20 ईयर से लास्ट जो है हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हो और दूसरा चीजों को ये नहीं लिख पाते हो, और तो और मुझे गुस्सा तब आती है जब मैं किसी चीज को लिख दूं कि क्वेश्चन में वो टर्म लिखा हुआ है उसके बाद भी, अभी जैसे जस्ट रिसेंटली मंत्री का स्पेलिंग किसी ने इस ढंग से लिखा। देखो अब प्रधानमंत्री है मान के चलो, तो प्रधानमंत्री आपको डेली जो है वो लिखा हुआ मिलता है प्रधानमंत्री, ओके, अब इसको लिख रहे हैं इस ढंग से। सोचो हाँ मंत्रिमंडल है तो इस ढंग से आप लिखते हो, तो ये जो टर्म है, फॉर एग्जाम्पल डेली आपको, अब मृत्यु है तो मृत्यु को सही से नहीं लिख पा रहे हो, कुछ ये में है, एक ये मैंने इतने स्टूडेंट्स को बोला है और है में अंतर नहीं पता चलता है। डियर ये मैं रेगुलर रूप से टेस्ट आप कोई भी देखो या रेगुलर रूप से आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं उसमें आपको ये है, तो रेगुलर है और है में आपको अंतर नहीं पता चल रहा है, क्योंकि और क्योंकि में अंतर नहीं पता चल रहा है, चूंकि और चूंकि में अंतर नहीं पता चलता है, हुआ और हुए में पता नहीं चल,
डियर, उसके बाद सोचोगे कि यूपीएससी हमें कितना भी खराब लिखे, एक ऐसे है उसमें 300 वर्ड्स हैं, उसमें से 50 गलतियां करें, हैंडराइटिंग पढ़ा जाने लायक नहीं हो, कंटेंट कोई काम का नहीं हो, फिर भी 14 नंबर तो कम से कम डिजर्व करते हैं। डियर, उस ढंग से 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो ये चीज को स्पेलिंग मिस्टेक मिनिमम हो। हाँ, कुछ कम्प्लेक्स है तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले भी करते हैं ऐसा। आपको मैं सिर्फ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कॉमन कर रहा हूँ कि रीडेबल होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद जो है कि तीनों जो कंपोनेंट है वो आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कि ये इंट्रोडक्शन है तो ये नहीं, कुछ लोग हैं कि इंट्रोडक्शन लिख देते हैं कि आप इंट्रोडक्शन उसके बाद लिखने लगे, मेन बॉडी उसके बाद लिखने लगे, कंक्लूजन उसके बाद नहीं। ये टर्म आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, मेन बॉडी नहीं लिखना है, कंक्लूजन नहीं लिखना है। आपका पैराग्राफ इटसेल्फ बताना चाहिए कि आप इसमें इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। आपका पैराग्राफ बताना चाहिए कि ये कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो, तो आपका पैराग्राफ ही इसको बताना चाहिए। तो आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, मेन बॉडी भी उसी में लिख दिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट का मैंने देखा कि 3 पेजेज चूंकि आपको मिलते हैं, आप जानते हो कि हर ऐसे के लिए 3 पेजेज मिलते हैं। अब उन 3 पेजेज में जो है आपने क्या किया कि 1.5 पेज जो है ये कर दिया, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और इंट्रोडक्शन में ही मेन बॉडी स्टार्ट कर दिया, और उसको 1.5 पेज जो है वो उसी में शामिल कर दिया। ठीक है, अब आपको इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में तो अंतर होना चाहिए, फिर अगला पैराग्राफ लिखे तो कंक्लूजन और मेन बॉडी मिल गया। डियर, कम से कम वर्स्ट केस में आपको 4 पैराग्राफ लिखने चाहिए, 1 इंट्रो, बॉडी मेन बॉडी में मिनिमम 2 आपके होने चाहिए, अदरवाइज जो है 3 to 4 पैराग्राफ होना चाहिए, और एक कंक्लूजन। तो मिनिमम आपके पास 4 पैराग्राफ तो होनी ही चाहिए। और उसके बाद आप तो कोशिश आपको करना है कि 3 to 4 पैराग्राफ आप मेन बॉडी में लिखोगे, इंट्रो में और कंक्लूजन में जैसे कुछ डेटा से बैकअप करना है। आपको मार्क्स किस ढंग से मिलते हैं? मेन मार्क्स जो है आइडिया के मिलते हैं। आइडिया, आपने जो आइडिया जनरेट किया कि हाँ ये हो रहा है या होना चाहिए ये चीज, अब वो आइडिया को बैकअप करोगे किसी पर्सन के कोटेशन से, किसी महान पर्सन के जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनके स्टेटमेंट से, या फिर कोई डेटा है। अब मान के चलो रिसेंटली बजट में कुछ है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कोई डेटा है उससे, वर्ल्ड बैंक ने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उससे, अमर्त्य कुमार सेन ने कुछ बुक लिखा है, आप उससे कोटेशन दे सकते हो। तो किसी बुक का आप कोटेशन दे सकते हो, किसी रिपोर्ट का कोटेशन दे सकते हो, किसी बजट का दे सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे का दे सकते हो, किसी भी चीज का दे सकते हो। तो वो आपके वजन देता है कि हाँ ये चीजें इस बंदे